पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। in तो आज की मार्केट से और आज की परफॉर्मेंस से आपको ये समझ आ गया होगा कि हम क्यों अपनी हर वीडियो में ये कहते हैं कि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। आज तो मार्केट में हमारी भी दौड़ें लगी हुई थी और जो नॉर्मल एनालिसिस करने वाले हैं वो तो आपसे ये कहेंगे कि भाई मार्केट आज जहाँ पे खुली थी वहीं पे बंद हुई, तो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन आज शदीद पैनिक लाया गया मार्केट में, आया या लाया गया पावर सेक्टर के ऊपर, और ख़ास तौर पे हब और एलपीएल लोड लॉक पे चले गए और फिर वहाँ से सेकेंड हाफ में कुछ उसमें रिकवरी आई। अब देखें ये जो पावर सेक्टर में जो गेम हुई है आज उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखें कुछ लोग होते हैं वो रूमर्स पे ट्रेड करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो न्यूज़ पे करते हैं। हम आमतौर पे रूमर्स पे ट्रेड करना अवॉइड करते हैं अनलेस के बहुत अच्छे सही रूमर्स लग रहे हों फॉर पॉजिटिव न्यूज़ और बहुत ही सही रूमर्स लग रहे हों फॉर नेगेटिव न्यूज़। और अक्सर गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी जो बातें आती थी वो भी अक्सर गलत साबित होती थी, तो इसलिए हम रूमर्स पे कई दफ़ा उतनी तवज्जो नहीं देते। वो कहते हैं ना कि बाय ऑन रूमर और सेल ऑन न्यूज़, ये गुड रूमर के बारे में या गुड न्यूज़ के बारे में होता है। इसी तरह बैड न्यूज़ के बारे में ये होता है कि सेल ऑन रूमर एंड बाय ऑन द न्यूज़। लेकिन कई दफ़ा वो रूमर जब सच्चा हो जाए और फिर उस न्यूज़ को एवेल्यूएट किया जाता है कि क्या वो न्यूज़ बुरी है या बहुत ज़्यादा बुरी है, और उसके मुताबिक फिर उसके आगे से उस शेयर में फिर कई दफ़ा काम होता है कि ज़रूरी नहीं कि न्यूज़ में उसकी बाइंग हो। ये और बात है जब कल हप्को की न्यूज़ आई कि उन्होंने वो बोर्ड ने कह दिया कि ठीक है, तो उसमें एकदम बहुत बाइंग आई, लेकिन वो फेक बाइंग थी। वहाँ से बाइंग जनरेट की और जो लोग वॉल्यूम्स को देख के काम करते हैं वो प्रॉबली उस शेयर में एंटर हुए और वहाँ से उनको फिर फेंटा पड़ गया। बहरहाल इस पूरे सिलसिले को देखें अगर, तो ये जो न्यूज़ चल रही थी, अब इसमें बहुत सारे एनालिस्ट का भी यही ख्याल था और हमारा भी यही ख्याल था कि भाई ये जो इनकी एग्रीमेंट्स हैं इनके, ये कैंसिल नहीं होंगे, टर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि ये सॉवरेन गारंटीज के साथ इंश्योर्ड हैं और यही सब यही बात करते थे, तो हमें भी यही सही लगता था। और अब अगर आप देखें यहाँ न्यूज़ में भी ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट एंड्स the agreement with IPPs, or government praised the 5 IPP owners for prioritizing national interest over personal gain, making the termination as a crucial step in providing public relief. शहबाज शरीफ ने भी अपनी तकरीर में यही कहा था। अब देखें, जो समझने वाली बात है ना कि जो कंपनीज होती हैं ना, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्री, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द शेयर होल्डर्स। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि दुनिया में कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी हो जो नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचाए, और डेवलप कंट्री में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इतना ही इन आईपीपीज ने अपनी मर्जी से ये काम किया है तो आईपीपी और हुकूमत के नुमाइंदों को इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और वो बताते कि भाई हमने जो है ना मिलके फैसला किया है। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब लोग जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ये, अब पता नहीं कोई इसके कोई हमें पेनल्टी ना पड़ जाए, बहरहाल ये सब कुछ हुआ है डंडे के जोर पे। और इस चीज में भी क्लैरिटी जाके जो सही मानों में जो क्लैरिटी आई है, देखिए रूमर्स में बातें तो होती रहती हैं, लेकिन कल एक दो सहाफियों ने अपनी वीडियो करके इसके ऊपर क्लैरिटी दी है कि ये हुकूमत ने इसमें कुछ नहीं किया, ये सब भाई लोगों का कमाल है। और जब भाई लोगों ने ये काम किया है डंडा दिखा के, फिर तो जाहिर बात है ना, दो ही वजह हो सकती हैं कि क्यों इन आईपीपीज ने, इन कंपनीज ने हुकूमत की ये बात मान ली है और क्यों वो इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्यों उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। एक तो यही बात है कि उनको डरा धमका के ऐसा कराया गया है, या उन्हें कहा गया है कि भाई आपके दूसरे बिजनेस भी हैं, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो कहीं और किसी और तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कुछ ना कुछ हुआ है। और या दूसरी बात हो सकती है कि वाकई में इन आईपीपीज ने कोई बदमाशियां अपने पास्ट पिछले सालों में की हुई हैं, गलत बिलिंग की हुई है, जिसका सबूत उनके सामने रख के उनसे साइन कराया गया है। अब अल्लाह बेहतर जाने। और हमें इस बारे में वैसे डाउट कम लगता है कि उन्होंने कोई गलत बिलिंग की हो। किसी एक दो कंपनी ने हो सकता है किया हो, लेकिन हर एक ने किया हो गलत, वो हमें थोड़ा सा डाउट है उस पर। बहरहाल
और ये जो लोग आईपीपीस को बुरा कहते हैं ना यार, भाई देखो कोई भी बिजनेसमैन जो है अगर उसको कोई आके कहेगा भी मेरे साथ एग्रीमेंट करो, मैं तुम्हें घर बैठे बैठे 100 रुपए दूंगा, तो कौन है जो बिजनेस नहीं करेगा। तो आईपीपीस का कसूर नहीं है, उनको गालियां देनी नहीं बनती। ये जिन्होंने एग्रीमेंट किए हैं असल में तो उनको बुलाएं कि जी आप जवाबदेह हो मुल्क के सामने। लेकिन अब ये आईपीपीस को इस तरीके से जो है ना, ये बहुत ही बिजनेसमैन को अगर डरा धमकाया जाएगा तो फिर कौन बिजनेस करेगा इस मुल्क में। फिर तो जो यहाँ पे लोकल है वो तो बाहर ही जाएंगे ना। ये लोकल आईपीपीस के साथ ही ऐसा कर रहे हैं। ये जो चाइनीज आईपीपीस हैं उनके साथ ये नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने सोच समझ के सिर्फ उन आईपीपीस पे हाथ डाला है जिनको इनको पता है कि उनको ये इंटरनेशनल कोर्ट में जाने से रोक लेंगे। तो बहुत ही अफसोसनाक ये बात है। और इतना ही अगर इनको मुल्क का ध्यान है तो अपनी नाअहलियां दूर करें। बहुत सारे और तरीके हैं जिससे ये बिजली को कम किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ कुछ आईपीपीस पे इन्होंने हाथ डाल के ये उनको उस जरिए से ये बस अपना एक पब्लिक में इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो पिछले 3-4 महीने से हो रहा था, अब समझ आइए कि उसका पीछे उसके बैक पे कौन था। कुछ लोगों ने, हो सकता है ज़्यादा अक्लमंद हो, हम बेवकूफ़ हैं, कुछ लोगों ने पहले इस चीज़ को जज कर लिया हो। जो इनसाइडर होंगे जिनको पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है, वो पहले से ही एग्जिट कर गए होंगे। बहरहाल ये जो कुछ भी हुआ है, अब इसके बाद जो है ना, हमारी जो जितनी भी हमने पावर सेक्टर की असेसमेंट्स की थी खसूसन डिविडेंड यील्ड के हवाले से, वो बिल्कुल नल एंड वॉइड हो गई हैं। और उसका रीज़न ये है कि देखें, ये अभी इन्होंने इन 5 आईपीपीस के साथ ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ ये काम किया है, और अभी भी वो यही क्लेम कर रहे हैं। और अब जब ये बात सच साबित हो गई है तो वो क्लेम भी सच हो सकता है कि बाकी आईपीपीस के साथ भी वो टेक और पे से टेक एंड पे पे ले जाएंगे। तो उनको भी डरा धमका के फिर अपनी बात मनवाई जा सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो किसी का कोई पता नहीं ना कि उनके अगले आने वाले सालों में उनकी कोई प्रॉफिटेबिलिटी होती भी है कि नहीं होती। तो दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न, जिसकी वजह से तमाम असेसमेंट्स इनवैलिड हो जाती हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी पावर कंपनीज के शेयर्स बेच दें या कोई भी कमाई नहीं करेगी। वो वो सब ने अपना अपना फैसला खुद करना है। लेकिन पॉइंट यह है कि वो असेसमेंट इनवैलिड हो जाती है क्योंकि अभी मुस्तकबिल का कुछ पता ही नहीं है। और अगर यहाँ पे अभी नुकसान फॉर द टाइमिंग अगर नज़र आ रहा है, तो देखिए स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। और जो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसको स्टॉक मार्केट में होना ही नहीं चाहिए। यही तो फ़र्क है इसमें और इंटरेस्ट में। और देखें, हम जब जिस ज़माने में हम नौकरी किया करते थे, वहाँ पे होता था कि हम कोई प्रोजेक्ट रन करते हैं, उसमें कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो ये नहीं होता कि जो एक दफ़ा स्ट्रैटेजी बनाई उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, लेकिन हमने वो 5 साल वही स्ट्रैटेजी पे चलते रहना है। उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है पिवट करने का, कि आप जाएं, आप देखें आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो चलते रहें, अगर कुछ गड़बड़ है तो आप पिवट करें, यानी कि वहाँ पे रुकें, वापस जाएं, स्ट्रैटेजी को रिविजिट करें और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करें। तो सिंपल यही स्ट्रेटजी स्टॉक मार्केट में है कि जब तक आप चल रहे हैं आपको, इसीलिए हम कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में ये तरीका भी सही नहीं है कि आप शेयर्स लेके सो जाएं। तो आप शेयर्स लें, उसकी स्ट्रेटजी बनाएं और फिर उसको रिविजिट करते रहें और उसके मुताबिक डिसीजन लें। और जहाँ पे कुछ शेयर्स में प्रॉफिट होता है वहाँ पे लॉस भी होता है। और आज जब ये हुआ, असल में यार आज हमारी नींद ने हमें थोड़ा सा नुकसान पहुंचा दिया। वैसे तो हब में हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारी बहुत ज़्यादा नहीं है और हम फर्दर अभी इसमें नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हब में थोड़ा सा हमें नुकसान इस सेंस में हुआ कि हमने कल रात को एक वो हुकूमती मिनिस्टर थे या वजीर थे, उनकी स्टेटमेंट सुनी जिसपे उन्होंने ये बात कही कि, क्योंकि अभी तक ये भी क्लैरिटी नहीं आ रही थी ना कि टर्मिनेट होने से इनको पैसे कौन से मिलेंगे। तो उन्होंने कहा असूली तौर पे जो लॉजिकल वे है कि अगर कोई एग्रीमेंट अर्ली टर्मिनेट होता है तो अगले 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में जो उन्होंने पैसे लाजमी देने बनते हैं, वो उसका भी कुछ पोर्शन, उतने नहीं लेकिन उसको कम करके वो भी दिया जाएगा। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा है कि कोई मुस्तकबिल की पेमेंट नहीं होगी। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो रिसीवेबल्स हैं वो हुकूमत उनको देगी, लेकिन रिसीवेबल्स के भी दो पोर्शन हैं, एक वो जो बिजली की वजह से रिसीवेबल्स हैं, एक वो जो हुकूमत ने इनको अदायगियाँ नहीं की, वही एग्रीमेंट के मुताबिक लेट फी के ऊपर सरचार्ज लगता है, तो हुकूमत ने कहा कि वो भी नहीं देगी। अब ये बदमाशी नहीं तो और क्या है भाई। और ये फैक्टर काफ़ी इम्पैक्ट करेगा खसूसन हब को। तो इसको अभी हम जाके देखते हैं। बहरहाल ये स्टेटमेंट हमने जब सुनी तो हमने फिर जाके इसकी बैलेंस शीट देखी और फिर हमने ये फैसला किया कि सुबह उठते साथ ही जो थोड़े बहुत हमारे पास हब के हैं हम वो भी निकाल देंगे। लेकिन आज हमारी आँख ही थोड़ी लेट खुली, तब तक में ये इसका काम हो चुका था। और कल
जिस टाइम पे हमें ये सारी खबरें मिली हैं उसके बाद वीडियो बनाई नहीं जा सकती थी, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग भी सीखने की तरफ आएं, सिर्फ लोगों की वीडियोस का इंतजार ना किया करें ताकि आप अपनी असेसमेंट कर सकें और अपने फैसले खुद कर सकें। बहरहाल जब ये भी लोड लॉक के पास था और एलपीएल भी लोड लॉक के पास था, बल्कि उससे थोड़ा ऊपर था, हमने अपनी वो जो थोड़े बहुत हब में थे वो भी हमने एलपीएल में शिफ्ट कर लिए और एलपीएल में आज भी हम उसी स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं। ये आपकी मर्जी है आपने फॉलो करनी है कि नहीं करनी। हम एलपीएल पे उसी स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं। वही समझ लें कि 50 पैसे नीचे आने पे थोड़े से खरीदते हैं, अगर 50 पैसे ऊपर जाएगा तो थोड़े बेच देते हैं। अब कल की तारीख में 16 पे था, तो 16 पे हमने जो खरीदा था, ये 16.50 पे गया, हमने वहां पे बेच दिया आधा। फिर ये 17 पे गया, वहां पे हमने बेच दिया। फिर वापस जब 16.50 पे हमने खरीद लिया, फिर 16 पे आया, खरीद लिया। फिर उसके बाद आज तो ओपन होते साथ ही नीचे ही आया। सिर्फ हमने अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, और वही बात है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, लेकिन 15.50 पे भी खरीदा, 15 पे भी खरीदा, 14.50 पे भी खरीदा और लोड लॉक पे भी खरीदा। और लोड लॉक वाला और 14.50 वाला हमने इसका वो 15 पे बेचा भी और फिर ये वापस 14.50 के आसपास आया, तो वहां से वो वापस खरीदा भी। और इस पे यही स्ट्रेटेजी हम रखेंगे। आपकी अपनी मर्जी है और वो हम आपके थोड़ा सा बताएंगे कि क्यों हम अभी भी इसमें ये स्ट्रेटेजी कर रहे हैं और हब में क्यों हमारे डाउट्स थोड़े से आ गए हैं। और उसके अलावा आज आपको पता है सैफ पावर को भी लॉक लगा, लोड लॉक लगा, और एनपीएल वगैरह में भी गिरावट रही। वो इसीलिए क्योंकि ये बातें अब कल आई हैं कि बाकी आईपीपीस के साथ भी वो टेक और पे से टेक एंड पे कर देंगे। तो जरूरी नहीं है कि इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो, लेकिन अभी किसी को पता ही नहीं है। और ये पहले से अब जज ही नहीं किया जा सकता कि वो किसी को बिजली देंगे भी कि नहीं। पता लगे इन सबको बिजली, इनसे कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दिए और बिजली इनसे ले ही नहीं रहे। जो बिजली गवर्नमेंट के आईपीपी से सिर्फ उनको दे रहे हैं। तो इस किस्म की बदमाशी होगी तो फिर क्या कर सकते हैं। तो अब चल के देखते हैं, ये है जी हब की बैलेंस शीट। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इनके ट्रेड डेट्स हैं जी तकरीबन 63 मिलियन के। ठीक है, अब नोट 18 पे अगर जाएं हम, अब ये देखें नोट 18 पे लिखा है कि इनकी जो कैपेसिटी परचेज प्राइस है वो 37 मिलियन है और जो रिसीवेबल में है, और जो लेट पेमेंट है वो 25, सॉरी अगर पहले हम मिलियन बोल गए हैं, ये बिलियन है, तो ये बिलियन है। अब वापस हम चलते हैं। अब देखिए इसका मतलब यह है कि इनको सिर्फ 37 बिलियन मिलेंगे। अब अगर इनकी करंट लाइबिलिटीज में आ जाएं तो इनके जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं 26 बिलियन वो हैं। करंट मेच्योरिटी जो है ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स है वो है 5 बिलियन, यानी कि तकरीबन ये हो गए 32 बिलियन। और ट्रेड एंड अदर पेबल्स हैं 38 बिलियन, तो ये हो गए 70 बिलियन। अब अगर इनको सिर्फ 37 बिलियन मिलते हैं और इन्होंने 70 बिलियन अदा करने हैं तो कैसे होगा ये नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे? इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन होगी कि ये बैंकों से रिक्वेस्ट करें कि वो लोन्स को रीस्केड्यूल करें, लेकिन जब इनका बिजनेस ही नहीं है तो बैंक क्यों रीस्केड्यूल करेंगे लोन। देखें असूली तौर पे ये वो चीजें हैं जो आज से एक दो हफ्ते पहले ब्रोकर्स को हमें बतानी चाहिए थी, लेकिन अफसोस की बात है कि इस लेवल की असेसमेंट वो करके बताते ही नहीं है, और वो तब बताते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा जी, अब इसका मतलब ये है कि एक तो यहाँ से इसका एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आई हुई है यहाँ पे। और अगर इसके हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो इसमें जाके देखें जी, अदर इनकम है जी 16.6 बिलियन की, यानी कि जो दूसरी सब्सिडी से इनको डिविडेंड मिल रहे हैं। अब रेवेन्यू तो इनका खत्म हो जाएगा। अब सपोज करें इनका खत्म हो जाता है, कुछ इनके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट चलती रहती है और अदर इनकम इसी तरह अगले सालों में आती रहती है। पहले तो ये बात है कि ये भी नहीं पता कि इनके जो सब्सिडरीज हैं उनको बिजली मिलेगी कि नहीं, अगर उनके भी एग्रीमेंट रिवाइज कर दिए। लेकिन अभी सपोज करते हैं कि उनको उसी तरह पैसे मिलते रहेंगे, तो अगर ये इनकी इनकम हो भी जाती है 16.6 बिलियन की, और ये उसमें से एक्सपेंसेस निकाल दें तो 14 बिलियन हो जाएंगे, कुछ 1-2 बिलियन टैक्स में निकाल दें, तो 10-12 बिलियन अगर उनको मिलते हैं सिर्फ अदर इनकम से, तो शॉर्ट टर्म में तो इनकी इनकम 8-10 रुपए रह जाएगी सिर्फ। वो तो बीवाईडी वाला काम तो अभी 2-3 साल बाद जाके शुरू होगा, तो फिर पता लगेगा कि वहां से कितना बेनिफिट इनको हो रहा है। अगर एक कंपनी चलती रहती और साथ साथ बीवाईडी वाला काम होता रहता फिर तो इट वाज ओके, कि आप कहते कि भाई ये जब तक वो बीवाईडी जब तक वो बीवाईडी वाला काम ऑपरेशनलाइज होगा तब तक इनके यहाँ से रेवेन्यूज आते रहेंगे। अब एकदम इन्होंने इस तरह बंद कर दिया है बदमाशी के साथ, तो उसके बाद जब असेसमेंट करेंगे तो इनके पास तो अगले 2-3 साल ये शायद 1 रुपए का डिविडेंड भी ना दे पाए। अगर सपोज करें इनका जो लोन वाला मामला सेटल डाउन हो भी जाता है,
तो फिर भी मैक्सिमम बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि 8-10 रुपए की अर्निंग होगी और 8-10 रुपए का डिविडेंड देंगे। तो जो शेयर अपनी डिविडेंड यील्ड के हवाले से इतना ऊपर गया था, अब उसमें से एक्सपेक्टेशंस ही खत्म हो गई हैं। और ये बातें वही बात है कि बड़े प्लेयर्स को शायद पहले से पता थी, या कुछ अक्लमंद लोगों को पहले से पता होंगी, जो ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। तो वो पहले ही इसमें से एग्जिट कर गए और बाकी आम लोग इसमें अब फंस चुके हैं। तो यानी कि इसकी बैलेंस शीट को अब किस सिनेरियो में देखें, जो ख़ुसूसन कल जो क्लैरिटी आई है उसके बाद देखें, तो वो अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो अब इसको, और इसको अगर यहाँ से आप जैसे देखें कि आज, अब जैसे यहाँ से देखें कि आज इसको पहले लोअर लॉक लगाया, और लोअर लॉक के बाद जितना भी इनका वो वॉल्यूम्स लगे हुए थे वो सारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायबैक हुआ है। और वो बायबैक करने के बाद इसको तकरीबन 6-7% ऊपर भी ले आए हैं। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि, क्योंकि ये जब कल की न्यूज़ के बाद भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बाइंग आई थी, फिर एकदम सेलिंग आ गई। अभी बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि क्या ये इसका बॉटम अब लग गया है और यहाँ से इसमें रिकवरी आ गई है, या ये सिर्फ चप कराने के लिए कराई गई है ताकि लोगों को फिर एंटर किया जाए और फिर इसको गिराया जाए। तो इसके बारे में हम तो कम से कम कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ से अगर शॉर्ट टर्म में ऊपर ले गए तो ये तो बज़ाहिर कोई गेम का ही हिस्सा होगा। लेकिन ये है कि अभी जो हालात इसके सामने नज़र आ रहे हैं, जब तक कि फर्दर इसमें कोई क्लैरिटी नहीं आती कि वो किस तरीके से मैनेज करेंगे अपने ऑपरेशंस को, तो ये यहाँ पे हमें कम से कम डिविडेंड यील्ड के हवाले से बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। और इस टाइम पे जो इसके हालात बने हुए हैं, जिस तरह नेगेटिविटी आई हुई है, ये बज़ाहिर तो हमें नहीं लग रहा कि यहाँ से एकदम ये ऊपर 150 तक भी कितना ऊपर वापस अभी जाएगा। और वो BYD वाले को लेके जो तेज़ी इसमें डाली गई थी, वो तो बिल्कुल भी अभी फॉर द टाइम बिंग हमें नज़र नहीं आ रही। इसलिए फॉर द टाइम बिंग हमने इसमें अपना लॉस बुक कर लिया है, और हमारा इस वक्त कुछ अरसे के लिए तो इस शेयर को देखने का भी कोई इरादा नहीं है। लेकिन अगेन वही बात है कि हम किसी को नहीं, ना बाइंग का कहते हैं ना सेलिंग का कहते हैं, तो हम किसी को नहीं कह सकते कि जी लॉस अपना बुक कर लो। तो ये सब ने फैसला अपना खुद करना है। अच्छा, इनके प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स में भी 20 बिलियन आ रहे हैं। और इसमें जो देखें, जो मेजर है वो सेल्स टैक्स है 8.4 बिलियन। तो हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट ये देगी कि नहीं और ये कब देगी। और उसके अलावा कोई ये वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड के 5 बिलियन है, इसका भी हमें कोई आइडिया नहीं है कि क्या हिसाब किताब है। तो इसलिए इनको हमने अभी फॉर द टाइमिंग असेसमेंट के लिए ज़्यादा एडअप नहीं किया। और अगर ये पैसे भी इनको जल्दी मिल जाते हैं तो लोन वाला मामला शायद इतना आगे ना चले। लेकिन अगेन वही बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी मुतासिर होगी। और देखें लॉन्ग टर्म में अगेन BYD वगैरह की वजह से रिकवर कर सकता है। अभी के हालात देख के शॉर्ट टर्म में या अगले 1 साल तक हमें अभी इसमें डाउट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए हैं। इसलिए हमने इसमें से फॉर द टाइम बिंग एग्जिट किया है। कुछ इन्फॉर्मेशन में क्लैरिटी आई, पता लगे कि कुछ इनके लिए पॉजिटिविटी है, तो असेसमेंट को रिवाइज किया जा सकता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग यही हमें सही लगा है। अब हम थोड़ा सा लाल पीर को देखते हैं जी। अब लाल पीर के जो डेट्स ये थी एनुअल, हम अभी ये जो जून का अकाउंट्स हैं उसमें लाल पीर के आ रहे हैं तकरीबन 14.8 बिलियन। लेकिन यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं आ रही कौन सा वो बिजली की कॉस्ट है और कौन सा लेट चार्जेस हैं। तो अगर वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें, एनुअल जो दिसंबर में अकाउंट्स आए थे, नोट नंबर 15 में जाके देखते हैं, तो नोट नंबर 15 में जो इन्होंने लिखा है, बज़ाहिर तो या तो इन्होंने सेग्रीगेशन दी ही नहीं है, तो इसलिए कहा नहीं जा सकता। अब ये हमें नहीं पता कि क्या ये इनमें से मैक्सिमम अमाउंट वो बिजली की है या उसमें लेट पेमेंट चार्जेस भी हैं। तो कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन ये भी हो सकता है कि इनके कोई लेट पेमेंट चार्जेस ज़्यादा हों ही ना। तो फॉर द टाइम बिंग हमें इसमें अब समझ नहीं आ रही कि, देखें अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो है ना 8150 जो मिलियन है इसमें, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगी अगर उन्होंने लेट किया। इसका मतलब बज़ाहिर तो ये समझ आ रही है कि 8150 तो बिजली के चार्जेस हैं, और ट्रेड डेट्स इंक्लूड 895 जो अभी उनको बिलिंग नहीं की। तो हम इसको अगर टोटल करें तो ये तकरीबन 9 बिलियन बनते हैं। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि इनका जो है ना 9 बिलियन नॉर्मल रिसीवेबल्स हैं और 1.2 बिलियन सरचार्ज हैं। तो अब जाके ना देखते हैं दोबारा, यानी कि यहाँ पे तकरीबन 9 बिलियन आ रहे हैं
रिसीवेबल्स और लेट पेमेंट आ रही है तकरीबन 1.2 बिलियन। अब अगर हम 6 महीने के रिजल्ट्स देखें, वहां पे ट्रेड डेट्स आ रहे हैं 14.8 बिलियन। तो फॉर द टाइम बीइंग अगेन यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि कौन से लेट पेमेंट चार्जेस हैं, कौन से दूसरे हैं। तो एस्टिमेट ये लगाते हैं कि 13 बिलियन के रिसीवेबल्स हैं अदर देन लेट पेमेंट चार्जेस। अब ये देखें, सारी ये अजम्पशंस पे, एस्टिमेशंस पे चल रहा है बात, क्योंकि इन्होंने क्लैरिटी यहाँ पे दी ही नहीं हुई। ये तो आप लोग जब उनकी मीटिंग हो, उनसे फिर कंपनी से पूछेंगे तो फिर ही पता लगेगा। अब ये 13 बिलियन के अगर ट्रेड डेट्स हैं और उसमें से अगर ये लाइबिलिटीज निकाल दें 8.4 बिलियन की, यानी कि जब वो पैसे आएंगे तो लाइबिलिटीज तो उन्होंने फौरन अदा करनी होंगी ना, तो तकरीबन 4.5 बिलियन इनके पास पैसे बचेंगे। और ये जो सेल्स टैक्स रिकवरेबल है, पता नहीं हुकूमत ये कब दे, और कैश एंड बैंक बैलेंसेस को भी शामिल कर लेते हैं। तो 4.5 बिलियन में प्लस हम करें 1.4 बिलियन कैश, उसके बाद ये है अदर रिसीवेबल्स, ये पता नहीं क्या चीज़ है। फॉर द टाइमिंग हम अज्यूम यही करते हैं कि ये इनको मिल जाएंगे, ये एम्प्लॉयज़ वगैरह से ना हो, नहीं वो फ़र्क हैं, लेकिन ये भी पता नहीं कौन से हैं। तो ये, और अब ये जो फ्यूल स्टॉक और ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स हैं, अब पता नहीं इसका क्या करेंगे। अगर एकदम कॉन्ट्रैक्ट आज ही ख़त्म कर दिया है तो अब ये आगे क्या होगा। अच्छा, कुछ तो इसमें वैसे ना यूज़ भी हुआ होगा इस क्वार्टर में। तो एक एस्टीमेट लगा लेते हैं कि इस क्वार्टर में भी इनके 3 रुपए की अर्निंग होगी। जो अब अकाउंट्स आएंगे तो पता लगेगा, तो वो 3 रुपए भी ऐड कर लेते हैं कि वो भी इनका रिसीवेबल बन जाएगा। तो अगर ये सब कुछ मिला लें तो ये 9.6 बिलियन बनता है। और अगर 9.6 बिलियन को हम इनके इनके जो शेयर्स आ रहे हैं 380 मिलियन, 9.6 बिलियन डिवाइडेड बाय 380 करें, 9.9600 डिवाइडेड बाय 380, तो ये 25 रुपये बनता है। तो बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये 25 रुपये तो इनके पास बहुत आसानी से अपने शेयर होल्डर्स में बांटने के लिए आ जाएंगे। लेकिन अभी हम इसके ना आपको 2-3 रिस्क भी आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, 25 रुपये ये हो जाएंगे, लेकिन अगर ये हुकूमत से इनको सेल्स टैक्स रिकवरेबल भी मिल जाते हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे 2.3 बिलियन। प्लस ये जो फ्यूल स्टॉक है, ये सपोज करें निशात अपनी दूसरी कंपनियों को ही बेच देता है और इसी अमाउंट पे, इस पे कोई बेनिफिट नहीं होगा लेकिन इसी अमाउंट के पैसे उनको मिल जाते हैं, तो ये 3.3 बिलियन ये कर लें। और जो इसके फिक्स एसेट्स हैं, अगर ये कंपनी, सिर्फ तब ये इनका फायदा होगा अगर ये कंपनी को वाइंड अप कर दिया उन्होंने, तो प्लस 3.4, तो ये 9 बिलियन। यानी कि पहले भी हमने 9 बिलियन के तकरीबन 24-25 रुपए निकाले थे पर शेयर, और इन चीज़ों का जो इमीडिएट कैश नहीं होगा, ये वाइंडिंग अप पे या वो विद पैसेज ऑफ टाइम मिलेगा, तो ये भी 24 रुपए हैं। तो इस हिसाब से कंपनी की जो बुक वैल्यू है 48-50 रुपए तक बनती है। और यही वो रीज़न है कि हम अभी भी इसमें जितना नीचे जाता है उसमें और इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें ना 2-3 जो रिस्क हैं वो आप देख लीजिएगा। नंबर 1 रिस्क ये है कि अब हुकूमत कह तो रही है, क्लेम किया जा रहा है कि इनको 3-4 महीनों में पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन हुकूमत के पास क्या वाकई पैसे हैं? उनकी हिस्ट्री है पैसे देने की वक्त पे, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो ये 4 महीने, ये 1-2 साल में भी तब्दील हो सकते हैं, कुछ बैद नहीं है हुकूमत से। तो जब पेमेंट डिले होगी तो जाहिर बात है आगे डिस्ट्रीब्यूशन भी लेट होगी। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखें। लेकिन अगेन, हमारा हॉराइजन 3 साल का होता है। अब हमारी पिछली तमाम असेसमेंट इनवैलिड हो गई है। आज की तारीख में अगर हम एलपीएल पे असेसमेंट कर रहे हैं तो हम ये असेसमेंट कर रहे हैं कि अभी जो शेयर की प्राइस है उसके मुताबिक इसमें रुके रहना, इसको होल्ड करना या इसमें इन्वेस्ट करना बनता है कि नहीं, और अब हम उस हिसाब से कर रहे हैं क्योंकि डिविडेंड यील्ड तो खत्म होगी ना। दूसरी चीज ये है कि ये जो सेल्स टैक्स रिकवरेबल है, पता नहीं ये हुकूमत देती है कि नहीं, कल को कह दे कि भाई ये गलत था, कोई लिटिगेशन हो, वो तो ये पैसे ऐसे फंसे भी रह सकते हैं कुछ पैसे। इसीलिए हमने जो एक जो एक हमें आसान पैसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं उसकी एस्टीमेट लगा के बता दिए कि वो 24 रुपए हैं। तो वो भी आपको पता है इस रेट के हिसाब से तो वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब तीसरा मसला जो कि हमारे नज़दीक ज़्यादा बड़ा मसला है कि देखें, यहाँ पे तो हुकूमत ने इनको डंडे के ज़ोर पे काम करा लिया, लेकिन इन लोगों को भी आम तौर पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ख्याल नहीं होता। अब अगर ये लोग जो हैं, जो इस कंपनी के ओनर्स हैं, क्या पता
ये कहें कि जी हम अब इन पैसों को शेयर होल्डर्स में नहीं बांटेंगे, हम इन पैसों से कोई नया, कोई विंड एनर्जी, कोई दूसरी एनर्जी, कोई सोलर एनर्जी, उसके प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे पैसे। तो फिर ये हो सकता है जैसे कैप्को ने किया कि पैसे दबा लिए हुए हैं, कुछ कर भी नहीं रहे और 3 साल से ऐसी जो है ना लगाई जा रहे हैं। तो इस किस्म की कोई हरकत, क्योंकि इन लोगों को भी ये तकलीफ होती है, ये शेयर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ना कहीं फायदा उठा लें। इतना नुकसान हुआ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का इन शेयर्स में, इस सारे सिनेरियो की वजह से, लेकिन इनको किसी को परवाह नहीं है। ये अब सिर्फ वो एक्टिविटीज करने की कोशिश करेंगे जिनसे इनको फायदा पहुंचे। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या ये हुकूमत जब इनको पैसे देगी तो क्या फिर ये शेयर होल्डर्स में पैसे बांटेंगे भी या नहीं, क्या कंपनी को वाइंडिंग अप के लिए लेके जाएंगे भी या नहीं। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया हो सकता है जिसके बारे में बिल्कुल कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। तो ये रिस्क आप लोग खुद देख लें कि आपने इसको एनालाइज करके किस तरीके से क्या करना है, क्योंकि और भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में। अब निशात मिल है, उसकी बुक वैल्यू 350 रुपये है, और वो क्योंकि अर्निंग अच्छी नहीं आ रही, डिविडेंड नहीं देते, तो 65-70 पे ट्रेड कर रही है। तो इसलिए बुक वैल्यू सिर्फ वहां पे ज्यादा रेलिवेंट होती है जब कंपनी खत्म होने वाली हो। तो अब इसमें कर क्या सकते हैं हम लोग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स? वैसे तो हमारा ख्याल है कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी किसी ने सुननी नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी अभी जब बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की, अगर तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में कोई उनका फोरम होता, कोई उनकी कोई वो होती, यूनियन होती, कहीं पे वो इकट्ठे हो सकते, तो हम तो ये कहते हैं कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो सारे के सारे जब उनकी ईओजीएम होगी तो हब में भी वो रिफ्यूज कर दें, वोट ही ना दें कि हमने नहीं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के हक में वोट देना, और एलपीएल को भी यही कहें कि भाई हमने नहीं देना इसके हक में। अब क्या करेंगे वो लोग? क्या फिर सारे के सारे शेयर होल्डर्स को आकर डराना धमकाना शुरू कर देंगे? वैसे हम ये बात करें यार, कोई हम ही ना चुके ले जाए। बहरहाल, अगर तो शेयर होल्डर्स में कोई यूनिटी हो, एका हो, तो शेयर होल्डर्स को ये करना चाहिए कि भाई आप जाएं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और अगर नहीं जा रहे तो क्यों नहीं जा रहे हमें बताएं। क्या आप लोगों ने धोखेबाजी की है जो आप नहीं जा रहे? आप क्यों डर रहे हैं? अब पता नहीं हब की ईओजीएम जब भी होगी वो तो शायद ऑनलाइन हो जाए। आमतौर पे एलपीएल की मीटिंग्स ऑनलाइन नहीं होती, तो लाहौर में कोई हो तो वो उनकी ईओजीएम में जाके पार्टिसिपेट कर सकता है। बहरहाल, ये हमने इसको आपका जो इसका पॉजिटिव एलिमेंट भी एलपीएल का खोल के रख दिया आपके सामने, और एक जो नेगेटिव हो सकता है वो भी रख दिया है। अच्छा, इसमें एक ये भी बात हो सकती है कि जो शेयर होल्डर्स वहां पे जाएं उस मीटिंग में, अगर वहां पे जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो कहें कि नहीं जी अब तो टर्मिनेट ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, तो फिर आप उनको इस बात पे जोर दें कि फिर आप वाइंडिंग अप पे जाएं, कंपनी को आगे लारे लप्पे पे ना लगाएं। और अगर आपने लारे लप्पे पे लगाना है तो फिर आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर से शेयर्स अपने बाय बैक कर लें। तो ये, लेकिन अगेन वही बात है कि अगर एक दो शेयर होल्डर जिसके पास 1000, 1200 या इवन 10,000, 20,000 शेयर्स भी हैं, उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। तो अब पता नहीं इसका कोई फोरम हो सकता है कि नहीं, कि शेयर होल्डर्स का एका कैसे किया जाए। अच्छा, अब जी आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं, वो प्लीज ना देखें। अब हम थोड़ा सा ना क्विकली देखने की कोशिश करेंगे। अब अगर आर्टन एनर्जी को देखें तो इनके अभी रिसेंटली 14 बिलियन नजर आ रहे हैं यहाँ पे ट्रेड डेट्स। अब नोट 9 में जाके देखें। अच्छा जी, इन्होंने भी अगेन कुछ नहीं बताया कि इसमें कितने लेट सरचार्ज के हैं और कितने जो हैं वो इनके आ रहे हैं जो नॉर्मल हैं। और वैसे भी इनका 5.5 बिलियन का तो पहले ही फटा चल रहा है। ये 5.5 बिलियन इसमें से हम निकाल देते हैं तो कितने बने? तकरीबन 9 बने। और अभी क्योंकि हमारे पास है नहीं, एहतियातन हम यही करते हैं कि असेसमेंट के तौर पे कि जो लेट पेमेंट वाले हैं उसके भी 2 निकाल देते हैं। तो कितने हो गए? तकरीबन 7 बन गए। अब हम 7 का देखते हैं कि 7 जो है वो अगर इनको मिलते हैं तो इसके अगेंस्ट इनकी लाइबिलिटीज कितनी हैं, और दूसरे एसेट्स भी देख लेते हैं। अब ये बहुत ही अगेन हाई लेवल एनालिसिस है, इसकी 100% एक्यूरेसी पे हमारा कोई वो नहीं है। अब इनकी लायबिलिटीज जो हैं, अच्छा डिविडेंड पेबल भी हैं इनके पास, अच्छा ये सारी लगा लेते हैं।
टैक्सेशन भी है, तो ये 4.3, 9 में से 4.3 तो निकाल दो ना, तो 4.6 रह गए क्योंकि 3536 था, तो 4.6, अगर 4.6 में देखें तो अच्छा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हैं, तो ये तो कैश ही हुआ ना, तो 4.6 में ये कितने हो गए, 7.7 हो गए, 7.7 में 5 मिलाएं तो 8.2 हो गए, ये रिसीवेबल्स हैं 10.4 हो गए, और ये इसको भी छोड़ देते हैं 10.4, और प्रॉपर्टी प्लांट में भी बहुत पड़े हैं। तो इसका अगर देखें जी 10.4 को, अच्छा सबसे पहले तो ये क्योंकि कंसोलिडेटेड है, इनकी 60% ओनरशिप है, तो 10.4 आप 60% कर दें तो आप इसको अभी 6 ही समझ लें। तो अगर इसके 6 हैं और इसके जो यहाँ पे हैं 363, तो 6 डिवाइडेड बाय 363, ये जनाब इसके तकरीबन जो है ना 17 रुपये बन रहे हैं, और यानी कि 17 रुपये एक लिक्विड इनके पास कैश होगा देने के लिए, डिविडेंड भी देंगे, और ये तो वैसे ही डिविडेंड जल्दी दे देते थे तो इनसे मसला नहीं होगा, ये तो कंपनी बंद कर देंगे, इनका वो मसला नहीं है। और जब कंपनी बंद कर देंगे और प्रॉपर्टी प्लांट एंड एसेट को अगर बेचेंगे तो वो है जी तकरीबन 10 बिलियन का, वो डिवाइड करें कितना था जी 363 से, 363, तो ये 27 रुपये, तो यानी कि इनके पास तकरीबन जो है ना 16 रुपये, 16-17 रुपये लिक्विड होंगे जल्दी देने के लिए। अच्छा सॉरी, वो 10,000 भी 6,000 हो जाएंगे ना, सॉरी 6 बिलियन हो जाएंगे, 10 बिलियन जो हैं, क्योंकि वो 60% होल्डिंग है ना, तो उसको डिवाइड करें 363, तो तकरीबन 16 रुपये इनके पास लिक्विड होंगे, और 16 रुपये जब ये कंपनी बंद करेंगे तो तब मिलेंगे, और 32 रुपये और अभी तकरीबन 22 रुपये, यानी कि देखें, अगर तो आपको पता हो कि जी 2-3 महीने में कोई कंपनी 22 से 32 दे देगी, या एक साल में भी दे दे, तो जाहिर बात है उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये उतना अट्रैक्टिव हमें नहीं लग रहा जितना एलपीएल है। लेकिन इनका सिर्फ ये बात है कि इनके चांसेस ज़्यादा हैं कि बंद हो जाएंगे और पैसे दे देंगे सारे, तो एक पॉजिटिव भी है, एक इतना कोई खास मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। हाँ, इसमें उतनी गिरावट भी नहीं आई, तो अगर इसमें गिरावट आती है तो फिर इसके बारे में सोचा जा सकता है, वरना थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। हमने इन सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए हमने पावर सेक्टर में से अपनी जो है ना कुछ होल्डिंग कम की है, ठीक है, लेकिन अभी हम भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम किस तरीके से करें। कुछ होल्डिंग कम करके हम शिफ्टिंग पे जा रहे हैं, लेकिन हम वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्टिंग करेंगे। जैसे आज हमने कुछ निकाल के इसमें से कुछ हमने ठट्ठा में वापस डाले, और ठट्ठा डी एंड पे थोड़ा सा ऊपर गया, और साथ हमने निकाल भी दिए अपना प्रॉफिट, थोड़ा सा वहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा हमें प्रॉफिट उसमें हुआ आज, लेकिन वो एक प्रॉफिट हमने थोड़ा थोड़ा इस तरह सिक्योर किया। तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके पावर सेक्टर में से अब सोचेंगे कि हमें अपनी कम अज कम एग्जिट तो नहीं हम करेंगे, लेकिन होल्डिंग कम करेंगे। बहरहाल वो हम आपको अभी असेसमेंट करते साथ ही बता रहे हैं कि कहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होगा या कहाँ पे कम होगा। तो आल्टन में हमारा इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है, लेकिन इसकी मंडे को अकाउंट्स आने हैं, और यहाँ पे वो 4-5 रुपये का डिविडेंड फिर दे सकते हैं। अगर वो डिविडेंड दिया तो थोड़ी सी इसमें तेज़ी आ भी सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन थोड़ा सा आप इसको इस टाइम पे थोड़ा सा पावर सेक्टर में केयरफुली होना बनता है। अब ये कौन सा है जी, ये एनपीएल है, ठीक है। अब एनपीएल का अब चक्कर देखें, एनपीएल का एग्रीमेंट तो 35 तक है, ठीक है। अब अगर इनके यहाँ पे देखें कि रेवेन्यू ये जो 24 में हुआ पूरे साल में 22 बिलियन का रेवेन्यू था और 5 बिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन अगर हम रेवेन्यू को जाके देखते हैं नोट 20 में, अभी देखें एनर्जी परचेज प्राइस 16 है, कैपेसिटी 3.8 है, और डिले पेमेंट मार्कअप 2.5 है 22। अब ये पता नहीं कि हुकूमत डिले पेमेंट इन्होंने सिर्फ उन 5 आईपीपी का ख़त्म किया है या तमाम कंपनीज के ख़त्म करना शुरू कर रहे हैं। बहरहाल अगर तो इस सिनेरियो को देखें तो, और कॉस्ट है जी 17 बिलियन की, अब यहाँ से कैपेसिटी का एग्रीमेंट अगर ख़त्म हो जाता है, 3.8 बिलियन इसमें से निकल जाते हैं, ये डिलेड मार्कअप भी निकल जाता है, तो एनर्जी की प्राइस इनकी है 16 बिलियन और उसकी कॉस्ट है जी 17 बिलियन। तो पहली बात तो इनको अच्छी खासी एनर्जी मिली है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर कॉस्ट का, अब इसका अगेन वही बात है कि इन चीज़ों को हम 100% हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम ये देख सकें कि क्या ये डायरेक्टली लिंक्ड है कॉस्ट उससे या किस तरीके से है।
लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कैपेसिटी पेमेंट्स निकाल दें तो फिर तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी, और अगर इनसे बिजली लेनी बंद कर दी तो फिर तो प्रॉफिटेबिलिटी पता नहीं क्या होगी। अब पता नहीं किस तरीके से चलेगा आगे, हमें तो नहीं लगता कि इस तरीके से आगे चल सकता है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जिसका, वही बात है, हमारे पास अभी नॉलेज ना हो। ये भी हो सकता है कि इनसे आगे बिजली ली जाए और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी 10-12 ईपीएस साल की चलती रहे, लेकिन इसके बारे में कोई प्रिडिक्शन इस वक्त नहीं की जा सकती। और इसमें अगर हम आज की तारीख में देखें, सपोज करें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इसको देखते हैं कि इसका भी एग्रीमेंट आज ही बंद हो जाए या आज के बाद इसका बिजनेस मिलना बंद हो जाए, तो इसकी सिचुएशन क्या है। तो इनको देखें जी, इनके ट्रेड डेट्स हैं जी 14.4 बिलियन के। ठीक है, इसको पहले नोट 15 में देख लेते हैं। कोई तफसील इनकी भी अवेलेबल नहीं है कि डिले कितना है। फॉर द टाइम भी हमें अंदाज़ा ही करना पड़ेगा। हम ये ज्यूम करते हैं कि इसमें तकरीबन 2.5 बिलियन जो है डिलेड के चार्जेस हैं और 12 बिलियन इनकी बिजली है। तो अगर मान लें कि जी 12 बिलियन इनकी बिजली है, ये एडवांसेस हैं 13 बिलियन के, और ये तकरीबन 10 हो गए 23, 24 बिलियन। तो 24 बिलियन इनके पास। अच्छा, लाइबिलिटीज भी तो देखें भाई। अच्छा जी, लाइबिलिटीज कितनी हैं? 24 बिलियन में से 5 बिलियन निकाल दो तो तकरीबन 19 बिलियन इनके पास आज की तारीख में पड़ा है। अब 19 बिलियन को इनके शेयर से डिवाइड करें जी। अच्छा जी, 19 बिलियन डिवाइडेड बाय 354, तो ये जी 54 रुपये, यानी कि इस कंपनी के पास 54 रुपये होंगे। अब लेकिन ये इसका भी एग्रीमेंट अभी ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जल्दी दे देगी, लेकिन इस कंपनी के पास इतने पैसे अभी बड़े आराम से इसके पास वो खुले पड़े हैं। तो 54 रुपये ये होंगे, और अगर इसका एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया और उन्होंने कंपनी बिल्कुल बंद कर दी तो 8281 बिलियन, ये तकरीबन 23 रुपये। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से हम समझते हैं कि चाहे इसमें थोड़ा से प्रेशर वगैरह सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अपनी जारी रखेंगे। लेकिन ये है कि जो हालात को देखते हुए कोई पता नहीं इसको भी 25-20 पे ले जाएं, तो इसलिए अनसर्टेनिटी है। आप सब लोग अपना अपना फैसला खुद करें, लेकिन हम इसमें अपनी होल्डिंग को खास कम नहीं कर रहे, और जहाँ पे फ़ायदा होता है वहाँ पे नुकसान भी होगा, लेकिन फिर भी रीज़न हमने आपको बता दिए, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रख लेंगे। इसमें हमारा कोई इतना ख़ास कम करने का इरादा नहीं है। अब एनसीपीएल को देखें। एनसीपीएल को देखें तो जी उनके ट्रेड डेट्स 13 हैं जी। एडवांसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बैंक बैलेंसेस, इसमें से तकरीबन जो है, अब अगेन ये बहुत हाई लेवल असेसमेंट है। जब तक डिटेल इंफॉर्मेशन ही ना हो तो हम कैसे कह सकते हैं। अभी पता लगे कि हुकूमत जो कह रही है कि हम इतने पैसे देंगे, बाद में पता लगे कि उतने भी नहीं दे रहे, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी सिर्फ असेसमेंट किसी बेसिस पे तो करनी है ना। तो इसमें से अगर हम निकाल दें तकरीबन 3 बिलियन, वो निकाल दें तो ये तकरीबन 19.5 बिलियन बन रहे हैं। और अज्यूम करते हैं कि लेट पेमेंट इसकी भी 2 बिलियन है, तो 2.5 बिलियन है, तो 17 बिलियन करंट एसेट्स बनेंगे। और करंट लाइबिलिटीज़ हैं 2.8 की, तो तकरीबन आप समझ लें 14 ही समझ लें कि 14 बिलियन इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर हुकूमत इनसे भी एग्रीमेंट टेक और पे से टेक एंड पे कर देती है और कहती है कि हम आपको वैसे पुराने रिसीवेबल जल्दी अदा कर देंगे, तो पैसे इनके पास भी 14 बिलियन को अगर हम 367 से डिवाइड करें, 14 बिलियन 367, तो ये 38 रुपये का इनके पास भी कैश जैसा बैलेंस होगा। लेकिन ये और बात है, डिविडेंड तो पहले ही नहीं देते, तो पता नहीं वो भी देंगे कि नहीं, ये कहाँ पे घुसाएंगे अब, माजरत के साथ। और जो इसके जो एसेट्स हैं वो 9 बिलियन के हैं, तो वो जब कंपनी अगर कभी बंद होगी तो फिर वो आएगा 25 वो। तो इसलिए हमने इसमें अभी भी तकरीबन आप समझ लें निशात पावर से इसमें हमारी आधी से भी कम है, तो वो भी अभी हम इसमें कोई इतना ज़्यादा इरादा नहीं रखते कि हम इसको अभी उसको कोई एग्ज़िट लें इसमें से। तो ये भी, इसमें भी हम कि अगर सपोज़ करें इनका टेक एंड पे भी हो जाता है मुस्तकबिल में, फिर भी हम रीज़न बता रहे हैं कि क्यों हम इसमें अभी अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। अब ईपीक्यूएल को देखते हैं जी।
EPQL के तो जो अब नए ओनर्स होंगे उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि हम सस्ते कर लेंगे। इसका मतलब है उनको पहले ही तैयार हैं, वो उनको पहले ही डंडा आया हुआ था। अच्छा जी, अब इनके ट्रेड डेट्स वगैरह देखें तो ये अब इसमें अज्यूम करते हैं कि 1-1.5 बिलियन का होगा। इनका तो डायरेक्ट ही नेट एसेट्स ही देख लेते हैं ना। अब ये इसमें 1.6 बिलियन अज्यूम करते हैं कि वो सरचार्ज है, तो 11 बिलियन ये है, उसमें से लाइबिलिटीज माइनस करें तो 7.5, तो ये कितना बना, 3.5 बना। तो 3.5 को 3.5 बिलियन को हम डिवाइड करें तो ये तकरीबन सिर्फ 11 रुपये बनते हैं। यानी कि अगर आज से इनसे बिजली लेना ही ख़त्म कर दिया गया और एग्रीमेंट्स यहीं पे हॉल्ट कर दिए गए, आगे बिजली ही ना ली गई, या अगर बिजली ली तो उसमें कोई ख़ास प्रॉफिट ना हुआ, तो इनके सिर्फ कुल 10 रुपये बनेंगे जो हुकूमत से मिलने हैं। और ये ज़ाहिरी बात है, जब कंपनी बंद होगी तो फिर वो तो बहुत बात की बात है। तो इसलिए हमने इसमें से आज अपना नुकसान में बेच दिया है, हमने इसको एग्जिट कर लिया है। अच्छा, इरिस्पेक्टिव अब हमारे एग्जिट करने के बाद सपोज करें ये अगले 2 महीने में 35 पे चला जाता है। देखें, हमारी असेसमेंट किसी बेसिस पे होती है, फिर हमें इस चीज़ की फिर नहीं देखते कि हम अपनी असेसमेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं, हम गैप की पेश गोई नहीं कर सकते। तो हम इसमें से इसलिए हमने एग्जिट कर लिया है। अच्छा, अब ये देखें जी, ये सैफ पावर है जी। अब सैफ पावर का सिंपल देखें जी, इनके करंट एसेट्स हैं, ये है जी, किधर है जी, 11.6 बिलियन, और लाइबिलिटीज भी तकरीबन उतनी हैं। यानी कि आज अगर इनका एग्रीमेंट हॉल्ट हुआ, इनको तो कख भी नहीं मिलना। तो इसीलिए इसको लोड लॉक लगा। इसमें हमारी कुछ होल्डिंग थी, इसमें से हम एग्जिट नहीं कर पाए क्योंकि ये समझ ही नहीं आई, इसमें एकदम लोड लॉक कुछ जल्दी लग गया और इतना नीचे था, तो फिर भी हमने सोचा कि इसमें से एग्जिट करना चाहिए कि नहीं, बस सोचते सोचते में निकल ही गया। तो बहरहाल इसको हम इस रेट पे एग्जिट नहीं कर रहे, अगर ये रिकवर करके थोड़ा सा ऊपर गया तो फिर प्रॉबली इसमें से भी एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन इसमें अगेन कोई खास नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं। अच्छा जी, और उसके बाद लास्ट में रह गया जी, ये कौन सी है, कोहिनूर एनर्जी। इस पे तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सबसे हल्की बुक वैल्यू इसकी थी क्योंकि साथ साथ डिविडेंड देते रहे हैं। और इनकी अगर इनके करंट एसेट्स हैं जी 5.3, करंट लाइबिलिटीज हैं 3.2, तो 2.1, अब 1 बिलियन डिवाइडेड बाय 169, तो ये 12 रुपये बन रहे हैं सिर्फ। तो 12 रुपये इनके ये बनेंगे, और अगर इन्होंने अपना वो एसेट्स वगैरह बेचे तो 2385, तो 14 रुपये वो बनेंगे। तो 26 रुपये तो पहले ही चल रहा है। तो इसमें से भी हम, इसमें तो हमने शायद आपको बता दिया था कि इसमें से तो हम वो पहले ही निकल चुके थे। तो देखें, ये सारी असेसमेंट को आज हमने रिवाइज किया है, और उसके बाद हमारा अगेन अब नई स्ट्रेटजी है। देखें, जहाँ पे लॉस होना था वो हो गया है, जहाँ पे रिकवरी आ सकती है वो देखेंगे वहाँ पे। तो हमारा तो अगेन इसमें यही है कि आर्ट एनर्जी को नहीं देख रहे इस वक्त, लेकिन इसको देख भी सकते हैं, लेकिन अभी नहीं देख रहे। थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी तो फिर सोचेंगे इसके बारे में, या फिर हम थोड़े से शायद मंडे को उसके ले लें और वो डिविडेंड अनाउंसमेंट का देखेंगे, उस हिसाब से थोड़े से ले लें, लेकिन ज़्यादा नहीं। आप यही समझें कि हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ईपीक्यूएल में हम नहीं कर रहे, हब में हम नहीं कर रहे। कैप्को का तो हिसाब ही डिफरेंट है ना, उसको हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि कैप्को को पहली एग्रीमेंट खत्म है, और उसके ऊपर जो भी हमारे एनालिसिस थे वो उनके पास जो कैश है उसके हवाले से थे, वो आज भी एनालिसिस वहीं पे स्टैंड कर रहा है। और आप लोग भी इनकी एजीएम में जाएं और रोला डालने के भाई कुछ करो, या तो नया बिजनेस शुरू करो या पैसे हमारे वापस करो। बात सुननी किसी ने नहीं है, लेकिन फिर भी। अच्छा जी, उसके बाद कोही का हमने बता दिया हम नहीं कर रहे, एलपीएल का हमने आपको बता दिया कि हम करते जाएंगे, 10 पे भी चला गया हम करेंगे, हम इधर उधर से बेच के फिर उसमें घुस जाते हैं। और एनसीपीएल जो है इसका हमने आपको बता दिया कि हम जो है हम क्यों इसमें अभी कंटिन्यू कर रहे हैं अपने, हमने होल्डिंग नहीं निकाली। एनपीएल में हमने क्यों नहीं निकाली, लेकिन अच्छा इसमें हम ये ज़रूर करेंगे, एनपीएल और एनसीपीएल में जो लॉन्ग टर्म का हमारा व्यू था वो थोड़ा हल्का हो गया है। यानी कि आप ये समझें कि पहले ये जब 50 पैसे ऊपर जाता था, हम इसमें से 100 शेयर्स निकाल देते थे, तो अब हम शायद 200-300 शेयर्स निकाल दें। तो हम वो थोड़ा सा इसका ना, हम इसमें से उस तरीके से हम ज़रूर इसमें खेलेंगे कि हम इसमें से अब थोड़ा सा व्यू हमारा लॉन्ग टर्म का जो है वो थोड़ा सा इसमें शेक हो गया है। तो हम इसकी प्राइस मूव से थोड़ा सा एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे अगर कुछ हुआ।
और ज़्यादा नीचे आ गया तो इसमें हमको ज़्यादा इस टाइम पे एंट्री लेने का भी, फर्दर एंट्री लेने का भी नहीं सोच रहे। वो हमारी स्ट्रेटजी अभी सिर्फ फोकस्ड है एलपीएल पे। और अगेन कुछ और मसला कल को एलपीएल में हो जाए तो हमारे पीछे चलते चलते आप भी लगे जाएं, तो इसलिए आपने अपना फैसला खुद करना है। और पीकेजीपी क्योंकि ऑलरेडी बहुत हाई है तो इसको भी कख नहीं मिलना, जहाँ पे है वहां से ज्यादा। उसके बाद है जी एसपीडब्ल्यू का भी बता दिया। तो यानी कि अब सिर्फ जो है ना पावर सेक्टर में इस टाइम पे एलपीएल, कैपको, एनपीएल और एनसीपीएल में हमारी रह गई है। और जो इसका पूरा सेक्टर का जो असेसमेंट थी, जो लॉन्ग टर्म व्यू था, वो सारा शेक हो गया है। और अब हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता इन शेयर्स में से हमें, जब इनमें थोड़ा बहुत मूव बने या अगर मूव ना बन रही हो, जहाँ पे हमें कोई और अच्छा शेयर आइडेंटिफाई हो, तो हम आहिस्ता आहिस्ता पावर सेक्टर में से छोड़ के अब अपना व्यू दूसरी तरफ लेके जाएंगे। फर्टिलाइजर बहुत ऊपर चला गया है लेकिन फिर भी वो अभी भी मुस्तकबिल के लिए अच्छा है, तो प्रॉबली वहाँ पे कोई डिप आती है तो इस तरीके से हम इधर उधर मूव कर सकते हैं। ठट्ठा में कोई डिप आती है तो हम वहाँ पे मूव कर सकते हैं। इस तरीके से हम ये अभी इसकी स्ट्रेटजी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए रिस्क को आपने खुद मैनेज करना है। जैसे आज एक खबर आई पावर सीमेंट का कि को उन्होंने कोई फ्रॉड किया है टैक्स का। अब पता नहीं किया है कि नहीं, कई दफा खबरें भी इस तरीके से लगा देते हैं, तो कोई पता नहीं मंडे को उस शेयर को कोई लोड लॉक ही ना लग जाए, जो भी हो ऐसा भी हो। तो आपने सोच समझ के किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है, खुदा ना खास्ता कल को ठट्ठा की अगर ऐसी कोई खबर आ गई ना तो वो उसको भी लोड लॉक ही लगेगा। तो इसलिए सोच समझ के जहां पे भी आपने जिस शेयर में घुसना है, जो भी करना है ना, वो सोच समझ के आप कीजिएगा। हम उसकी सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी को देख के चल रहे हैं जो कि कंटिन्यू चल रही है, और अल्लाह करे आगे भी चलती रहे। उसमें कोई गड़बड़ आई तो फिर भी इसका वो व्यू शेकी हो सकता है। बहरहाल अभी तो हमें इसमें अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम आपको कह रहे हैं ना जी हम इस शेयर से निकल के ठट्ठा में जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी ठट्ठा में जाएं। आपको सही लगता है तो ज़रूर जाएं। तो हम सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख देते होते हैं और इससे आप सीखें। और देखें, बिल्कुल भी परेशान नहीं होने की ज़रूरत, क्योंकि अगर आप परेशान होंगे तो फिर आपको स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। ये इट्स पार्ट ऑफ द गेम। जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ पे लॉस भी होता है। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। तो आपको इसको उसी तरीके से ट्रीट करना है। हर रोज़ की बेसिस पे स्ट्रैटेजी को अपनी रिविजिट करना है और उसके मुताबिक आगे चलना है। और अगेन, गेमर्स का कुछ पता नहीं होता। हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है कि हब्को को बहुत जल्दी अब ऊपर लेके जाया जाएगा। तो कल को ये ना हो कि आप कहें कि जी आपकी वीडियो देख के हमने अपने शेयर्स बेच दिए और ये देखें जी 150 पे पहुंच गए। तो इसलिए आप अपना फैसला खुद करें। ठीक हो गया। लेकिन जो कुछ पावर सेक्टर के साथ हुआ है ना, इट्स सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। बहुत यार दुख लगा। हर कंपनी ने अपने अकाउंट्स में लिखा हुआ है कि भाई कि ये जी वो सॉवराइन गारंटीज से हमारे इंश्योर्ड हैं। तो फिर सबसे पहले तो हमें सवाल करना चाहिए उन कंपनियों से जाके, तो फिर आप क्यों नहीं जा रहे? और अगर इन कंपनियों का कसूर है तो फिर तो इनको जुतियां मारनी चाहिए। और लेकिन कसूर अथॉरिटीज का भी है कि अगर इनका कसूर है तो आज तक इन्होंने पकड़ा क्यों नहीं, इतने सालों से क्यों छूट दी हुई थी। तो बहरहाल होगा कुछ नहीं, और शेयर होल्डर्स को जो नुकसान होना था वो हो गया है। लेकिन आपको आज यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली होगी, अगर आपको आज तक इस बात की सही नहीं समझ आई हुई कि क्यों शेयर्स की डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी होती है और क्यों सेक्टर्स की डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी होती है। अब अगर किसी भोले आदमी ने अगर अपना 80-90% पावर सेक्टर में लगाया हो तो वो तो फिर रुल ही गया होगा और चस भी नहीं आई होगी। और हमने भी पावर सेक्टर हमें इतना अच्छा लगता था, वैसे ऑनेस्टली हमने अपने जो रूल्स को थोड़ा सा ब्रेक किया और हमने यूजुअल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें की हुई थी। लेकिन अगेन वो इसीलिए क्योंकि हम तो उस असेसमेंट पे चल रहे थे कि भाई यहाँ पे ये सॉवराइन गारंटीज के साथ वो हैं, मुंसलिक हैं, तो इनको कुछ नहीं होगा, ये सब रूमर्स होंगे, ऐसी हो ऐसे कुछ चीज़ नहीं होगा। लेकिन हमें क्या पता कि यहाँ पे क्या कुछ चल जाता है। बहरहाल इट्स ओके। जाहिर बात है जब आपका पोर्टफोलियो नीचे आ जाता है परेशानी होती है, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट में रह के हमें तो अब इस चीज़ की आदत हो गई है, इसको बर्दाश्त करने का हौसला भी आ गया है। और अल्लाह के फजल से हम अपने प्रॉफिट को लॉन्ग हराइजन के हिसाब में देखते हैं। और अभी भी अगर हम पिछले 18 महीनों में देखें तो आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट्स हैं हमारे। तो पिछले एक हफ्ते को देख के हमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है। और आप भी, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप लोग अगर इसमें आपको ज़्यादा नुकसान इस टाइम पे नज़र आ भी रहा है तो आप परेशान मत हों।
बस अब यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करें और फ्यूचर का देखें। जो होना था वो हो गया, उस पर रोने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखने कि अब हम मुस्तकबिल को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये जब आपने बंद कर दिया इन 5 मनसूबों को, इनकी बिजली बननी बंद होगी, तो ये इनकी प्रोजेक्ट मशीनरी उनका क्या होगा? ये मनसूबों का क्या बनेगा? मुस्तकबिल क्या है इनका? ये हमारी ओनरशिप नहीं है सर। इनमें से 4 मंसूबे हमारी ओनरशिप नहीं है। जो बंद करेगा, जो मालिक है, जो मर्जी करना है उसके साथ करे। जो 5वां मंसूबा है राउश, वो BOOT की बेसिस के ऊपर था, तो वो हमें दिसंबर के एंड तक हैंड ओवर हो जाएगा वापस, और हम फौरी तौर के ऊपर उसको प्राइवेटाइजेशन कमीशन को दे के फारिग कर देंगे जी, बेच देंगे। यार ये चीज़ हमने देखी एक वीडियो में, और ये हमें कुछ समझ नहीं आई कि ये BOOT एग्रीमेंट क्या होता है। हमने कुछ सर्च किया है तो ये BOT एग्रीमेंट का यहाँ पे आ गया है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। यार कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रूस वाला जो आल्टन एनर्जी का जो प्लांट है वो बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर से समझ आता है कि उसको उन्होंने पहले खड़ा किया, फिर उस पर उन्होंने काम किया, और फिर आखिर में वो उसको हुकूमत को वापस कर दिया। यानी कि हो सकता है उसको बिल्ड करने के पैसे भी हुकूमत ने दिए हों, और फिर वो उसके पैसों से बना के वो ऑपरेट कर रहे हों, और लाइफ जब ख़त्म हो प्रोजेक्ट की तो वो हुकूमत को उन्होंने मुफ्त में वापस करना हो। तो ये एक चीज़ यार हमें थोड़ी क्लियर नहीं है। हो सकता है कहीं पे आल्टर्न एनर्जी के अकाउंट्स में इसका जिक्र हो, लेकिन हम इस टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं है कि उसको मुकम्मल तौर पे स्टडी करके देखें। अगर आप में से अपना अंदाज़ा ना लगाए, अगर कोई एक्सपर्ट है जिसको इसके बारे में पता है, तो वो बताए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आल्टर्न एनर्जी जो है उसके फिक्स एसेट्स वो कंपनी की मलकियत है ही नहीं। तो ऐसी सूरत में फिर उसकी बुक वैल्यू रेलेवेंट नहीं रहती। यानी कि जो उसके दो तरीके की असेसमेंट की है, कि एक जो उसका लिक्विड कैश होगा और एक उसका जो फिक्स एसेट्स का कैश होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो उनको मिलेगा ही नहीं। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो उनको उसको अर्ली उसको होता है ना, जब जो फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं वो जानते हैं कि फिक्स एसेट्स को ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ उसको आहिस्ता आहिस्ता करके उसको डेप्रिशिएट करके उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करके ख़त्म करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी एक मार्केट वैल्यू होती है। लेकिन अगर इन्होंने ये प्लांट हुकूमत को विदाउट एनी बेनिफिट वापस कर दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको उसका कोई रुपया नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ एक थोड़ी सी फर्दर डाउट्स क्रिएट कर रही है आल्टन एनर्जी के बारे में। तो अगर किसी को पता है इसका बताए, और नहीं पता तो फिर इसमें से एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत है। अच्छा यार, ये हमने थोड़ा सा सर्च किया है, BOT कुछ और है और BOOT जो अवैस लगारी साहब ने बात की वो कुछ और है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये है बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफ़र। अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट द प्लांट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द सप्लायर, यानी कि प्लांट इस केस में प्रॉपर्टी ऑफ रूश बनता है अगर सिर्फ इसको लेके चलें तो, एंड इज ऑपरेटेड बाय रूश फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि उन्होंने सर्टेन पीरियड जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स थी तब तक उन्होंने ऑपरेट करना था। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इज सोल्ड ऑन प्री अरेंज टर्म्स टू द अल्टीमेट ओनर और टू द लोकल यूटिलिटी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन प्राइवेटाइजेशन। The duration of private ownership depends on commitment the supplier is prepared to take on and extent to which government or the national duty will accept a private owned plant. Throughout the period of ownership, the supplier will be reimbursed through the revenue from electricity sales if the period of ownership is too short to permit full cost recovery by the supplier, the ultimate। अच्छा, इससे तो यार हमें ये समझ आ रही है कि असल में इन्होंने ये प्लांट खुद लगाया, ओन किया, और जो कहते हैं ना कि रूस की कॉस्ट थोड़ी महंगी है, हमें इससे समझ ये आ रही है कि इसमें उनको जो बिजली की कॉस्ट का रेट दिया गया है वो इस तरह दिया गया है कि वो बिजली के साथ साथ उनको उसकी जो प्लांट है उसके पैसे भी अदा किए जा रहे हैं। और वो पैसे जब अदा किए जा रहे थे इसलिए उनकी बिजली महंगी थी, और एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्म वो बिजली के साथ साथ प्लांट के पैसे भी उनको दे दिए जाते, और कॉन्ट्रैक्ट टर्म के एंड होने पे उनको वो प्लांट पूरा का पूरा हुकूमत को 0 रुपए में दे देना पड़ता। ये हमें इससे समझ आ रही है। और इस डेफिनेशन के मुताबिक तो ये लिखा हुआ है कि अगर वो अर्ली टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि अगर वो 31 में होना था टर्मिनेट, लेकिन वो 24 में टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये जो बैलेंसिंग पीरियड का जो प्लांट के पैसे बनेंगे ये हुकूमत को इनको अदा करने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं
हुकूमत ने तो साफ साफ कह दिया मुस्तकबिल की हम कोई पेमेंट्स नहीं करेंगे। तो देयर इज़ अ डाउट कि ये इस बारे में हुकूमत उनसे प्लांट भी मुफ्त में ले लें और पैसे भी अदा ना करें। लेकिन अगर इसको लीगल यहाँ पे मामला कुछ रहा ही नहीं है, लेकिन लीगल वे में लेके चलें तो जो बुक वैल्यू है उसके ऊपर हुकूमत को उनसे प्लांट खरीदना चाहिए। लेकिन ये डाउट्स क्रिएट हो गए हैं और जिस तरीके से काम हुआ है कोई पता नहीं इनको पैसे ना मिलें, तो बेहतर है फिर आल्टन को अवॉइड किया जाए। तो ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।